हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर जो पहले वाला लेक्चर था प्रायद्वीप पठार अपन ने प्रारंभ किया था। और प्रायद्वीप पठार का ही ये दक्कन का पठार इस लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने नर्मदा वैली के ऊपर का भाग जो भाग था जो सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है उसके अंदर अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। उसमें मारवाड़ प्लेन, मेवाड़ प्लेन, बुंदेलखंड प्लेन, बघेलखंड प्लेन, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार आदि का विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर अपन जो है दक्कन का जो पठार है, जो नर्मदा के नीचे अर्थात सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे वाला पार्ट जो त्रिकोणीय रूप में है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने नर्मदा के बारे में कहा था। नर्मदा जो वैली है इसमें क्वेश्चन आया हुआ है और नेट में भी आया हुआ, सिविल सर्विसेज में बना हुआ है कि कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली से बहकर बहती है। और नर्मदा वो नदी है जो कि एक रिफ्ट घाटी से बहकर बहती है। तो दक्कन के प्लेटो का जब अध्ययन करते हैं तो दक्कन का जो शब्दावली के आधार पर जो हम मीनिंग या अर्थ निकालते हैं, ये संस्कृत भाषा के दक्षिणा में से लिया हुआ शब्द है और जिसका तात्पर्य है दक्षिण का भाग। जो दक्कन जब इसका परिभाषिक रूप एक परिभाषा के रूप में हम दक्कन के प्लाट को पठार को परिभाषित करते हैं तो दक्कन इज अ पेनिनसुलर प्लेटो लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया that includes inland section of the states of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka. Now, इस डेफिनेशन के आधार पर आप एक परिभाषा के आधार पर आप देखेंगे कि जो दक्कन का पठार है वो एक पठारी भाग है जिसका स्थिति जो है भारत के केंद्र में है। और जो आंध्रा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका जो प्रांत हैं इनके अधिकतर क्षेत्रों पर इसका विस्तार पाया जाता है। जब इस परिभाषा को थोड़ा सा मोर लिमिटेड फॉर्म में या एक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन के परिभाषा के रूप में हम देखते हैं जब पठार की परिभाषा, तो ये एक टेबल लैंड है और ये नर्मदा और कृष्णा के मध्य लावा से निर्मित जो है वो क्षेत्र है। इस रूप में परिभाषित अपन करते हैं। जो दक्कन का पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार अभी अपन ने डिस्कस किया, ये ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणीय है तथा इसका मुख्य जो विस्तार है वो 5 लाख लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। उत्तर में यह 300 मीटर ऊंचा है तथा पश्चिम में ये जो है वो 900 मीटर ऊंचा है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो जो हायर है और इसलिए नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाह करती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर गिरती हैं। इस इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है और इस क्षेत्र की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर पाई जाती है। इस पठार के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश राज्यों आदि को समेत तेलंगाना वगैरह आदि को सम्मिलित करते हैं। इसकी जो उत्तरी सीमा है, जो नदन बाउंड्री जो है वो ताप्ती नदी बनाती है और पश्चिमी जो सीमा है पश्चिमी घाट बनाते हैं और पूर्वी सीमा जो है पूर्वी घाट बनाते हैं। यह पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अपन ने कहा था ये लावा निर्मित चट्टानों से बना हुआ है। इस चट्टानों में खनिजों की प्रचुरता है तथा लोहो, अभ्रक, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट आदि खनिज जो है बहुतायत की मात्रा में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैप में आप देखेंगे तो अपने पहले वाले मैप में अपने डिस्कस किया था मैंने एक लाइन डाली हुई है, इमेजिनरी लाइंस, जो नर्मदा वैली के विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा वैली से गुजरते हैं और ऊपर का भाग जो है वो सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड्स है और नीचे जो आते हैं तो सतपुड़ा और नीचे वाला जो भाग है ये भाग दक्कन का पठार कहलाता है जिसका अपन विस्तार से अभी अध्ययन किया अपन ने। फिर इसके बाद अपन कर लेंगे कर्नाटका का पठार, फिर उसके बाद अपन कर लेंगे छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारणी पठार। ये मुख्य 4 डिविजन्स हैं जो इन पठार के अंदर सम्मिलित करते हैं। अपन ने ऊपर जो पढ़ लिया था कि ऊपरी जो भाग की सीमा है मैप में देख रहे हो, अरावली, कैमूर और राजमहल, ये उत्तरी सीमा इस पठार के निर्धारित करते हैं जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। नाउ ईस्टर्न घाट्स दैट आर कोरोमंडल कोस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स, इसके अंदर अपन कोंकण कोस्ट, मालाबार तट और जब इन जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेक्चर्स की सीरीज करेंगे, इसमें दोनों घाटों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, दोनों तटीय मैदानों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और तट पर पाई जाने वाली श्रेणियों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे।
अभी इस लेक्चर के अंदर जो अपन जिसका डिस्कस करेंगे वो पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ आदि का अपन अध्ययन करेंगे। पहला आता है कर्नाटका का पठार। 600 मीटर की ऊंचाई, समुच्च रेखा दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग जो है इसका, उत्तर और दक्षिणी भाग, ये दो डिविजन्स मिलते हैं। उत्तरी भाग पर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियाँ बहती हैं, आपने मैप में देखा था। यहाँ घाट प्रभा, माल प्रभा नदियाँ कृष्णा नदी से इसके उत्तरी दाएं भाग पर मिलती हैं। कर्नाटक पठार का दक्षिणी भाग को मैसूर पठार भी कहते हैं। यह दक्षिणी भाग का उच्च सीमा वाला पठार है। सामान्यतः इसका ढाल पूरब की ओर है। ये अपन ने पहले डिस्कस किया कि वेस्टर्न पार्ट जो है ऊंचा है और पूरब का भाग नीचा है, तो सभी नदियाँ जो है पूरब की तरफ बहती हैं, जबकि उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, अपन ने अध्ययन किया अभी। नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण होता है। पश्चिमी पश्चिमी जो भाग है मालवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। इस पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी कटाव छटाव है, ढाल काफ़ी तेज़ है और नदियाँ जो हैं घाटियाँ गहरी हैं। इस भाग में वनों से परिपूर्ण आच्छादित है, फॉरेस्ट काफ़ी मिलता है इसके अंदर। पूरब की ओर का भाग जो है उर्मिल मैदानों का है। मैसूर का पठार की प्रमुख नदी कावेरी है। यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी नीचे दबी हुई हैं, धंसी हुई हैं। दूसरा इस क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण पठार है वो छत्तीसगढ़ का पठार है। इसको छत्तीसगढ़ के पठार पे काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ये विषम संरचना वाला भूभाग छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में, अपन ने छोटा नागपुर का पठार का अध्ययन किया है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, एवं नेपाल से उड़ीसा के मध्य में पश्चिमी भाग एवं छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। इसका जो पश्चिमी निम्न भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान तथा निम्न पठारी भाग है। इसका दक्षिणी पश्चिम में दंडकारण्य, जो अगला अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, दंडकारण्य पठार के बारे में प्रदेश विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के निम्न पठारी भाग में ऐसी 36 छोटी छोटी टेकरियां हैं, टीले टीले थे, जिन पर की राजनैतिक प्रभाव हेतु 26 किलाबंदी के क्षेत्र विकसित थे। ये जो पठार है ये वाटर डिवाइडिंग के लिए भी, जल विभाजक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल विभाजक के विस्तार की दृष्टि से भी इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ेंगे उनमें अपन विस्तार से इसका और अध्ययन करेंगे, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, जैसे नर्मदा और गंगा से मिलने वाली नदियाँ जैसे सोन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने बहने वाली नदियाँ, महानदी, सभी का उद्गम जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का यही पठार है। अधिकांश भाग 300 से 500 मीटर के मध्य में है। सुंदरगढ़ के निकट 850 मीटर तक ऊंचे है। सारा प्रदेश उपजाऊ मिट्टी वाला है। छत्तीसगढ़ को, ये जीके का क्वेश्चन बनेगा, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा, राइस बाउल के नाम से भी प्रसिद्ध है। पश्चिमी भाग तेजी से ऊपर उठने के कारण रिमलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि विच एरिया इज नॉन एज रिमलैंड। छत्तीसगढ़ से पूर्व में उड़ीसा में ग्रहजात पहाड़ियाँ विस्तृत है। यहाँ 450 से 900 मीटर तक ऊपर उठा हुआ विषम धरातलीय भाग है। इसकी संरचना नागपुर के पठार की भांति प्राचीन है। यहाँ का सबसे ऊंचा भाग, क्वेश्चन बनेगा यही, माल्यगिरी 1185 मीटर है, जबकि यहाँ की मुख्य नदी जो है वो ब्राह्मणी है, जिसकी घाटी में मात्र 150 मीटर की ऊंचाई रखती है। यहाँ की चट्टानें प्राचीन, कठोर एवं रवेदार हैं, अपन ने पढ़ा था, क्योंकि लावा निर्मित है तो क्रिस्टल पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक खनिज, लोहा अयस्क, मैग्नीज, मैग्नेसाइट, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, वैस्क आदि के जमाव मात्रा, ये आर्थिक या खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र है। अगला जो दक्षिण पठार का जो हिस्सा आता है वो दंडकारण्य पठार, जो अपन ने डिस्कस किया था। अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है ये दंडकारण्य का प्रदेश। गोठदार पहाड़ियों, बिखरे पठारों की भूमि है। ये मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम व दक्षिण पश्चिम उड़ीसा में फैला हुआ है, वो एरिया जो इसका एक्सटेंड किया हुआ है। इस धरातल प्रदेश में पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट विस्तृत है। इसका ईस्टर्न घाट जो इसे लगता है, इसका धरातल पूर्व की ओर ऊंचा उठा हुआ है। सावरी नदी इसकी दक्षिणी भाग में एवं इंद्रावती पश्चिमी भाग में बहती है। दोनों क्वेश्चन बनेंगे कि दोनों रिवर्स कौन से पठारी भाग में बहती हैं। अतः यहाँ की ऊंचाई सबसे कम है, 300 मीटर तक मिलती है, जबकि बा बालाडीला पहाड़ियाँ जो है 1250 मीटर में, पूर्व की पहाड़ियाँ जो है 900 से 1100 मीटर ऊंची हैं। ये सभी घिसाव प्रदन से बनी
गोलाई लिए हुए हैं, गुंडाकार पहाड़ियाँ हैं सब, क्योंकि बहुत ये जो क्षेत्र है बड़ा प्राचीन है और प्रारंभ के जो भूभाग हैं उनमें से एक है। सभी की शैलों की जैसे नागपुर नागपुर का पठार एवं ग्रहजात पहाड़ियों की समरूपी है। अधिकांश क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ है। जनजातीय प्रधान क्षेत्र रहने से ये अल्प विकसित है। ट्राइबल एरिया जो है इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी मिलता है दंडकारण्य पठार के अंदर। यहाँ पर लौह अयस्क खनन बड़े पैमाने पर विकास है, खनन विकास हुआ है, करने के साथ साथ सड़क व रेल मार्गों का विकास किया गया है। ये ये जो ये कोरापुट जिला है जिसके अंदर की ये माइनिंग एक्टिविटी जो है बड़ी मात्रा में संपन्न होती है। जो अपन जब अध्ययन करते हैं कि इस क्षेत्र में पठारी भाग में दक्कन के प्रायद्वीप पठार के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो इसमें 3 पहाड़ियों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। जो तटीय रीजन्स की हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे पूर्वी तट मैदान और पूर्वी पश्चिमी तट में के मैदान और पूर्वी तट की पहाड़ियाँ और पश्चिम तट की पहाड़ियाँ, उसमें इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ जो पहली पहाड़ियों का विस्तार अध्ययन आता है वो आता है विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी का विस्तार अव्यवस्थित रूप में है। ये नर्मदा के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से प्रारंभ होकर उसके समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा अंततः उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती हैं। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भार्नेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का ही सम्मिलित रूप है। विंध्याचल पर्वत में में परतदार चट्टानें लाल व बलुआ पत्थरों से युक्त मिलती हैं। विंध्याचल पर्वत की उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक दूसरे स्पष्ट रूप से अलग करती हैं। इस पर्वत श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर पाई जाती है। ये डिवाइडिंग लाइन है नॉर्दर्न इंडिया एंड दी जो है वो सदर्न इंडिया। इसका एक तरीके से डिवीजन ऑफ डिमार्केशन है, अभी अपने मैप में भी देखा जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र की वो हैं सतपुड़ा रेंजेस। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है, अपने मैप में देखा था। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही आती है। सतपुड़ा पर्वतमाला का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। 1350 मीटर ऊंची क्वेश्चन बनेगा ये स्टूडेंट्स। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये क्वेश्चन बनेगा। यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो धूपगढ़ चोटी है किन पहाड़ियों में पाई जाती है। यह क्वेश्चन बनेगा महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इस क्वेश्चन इसी दोनों फॉर्म में बन सकता है। सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी 1166 मीटर में से भी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा रिवर जो है वो किस चोटी से निकलती है, किस क्षेत्र से निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार, ये भी फिर क्वेश्चन बनेगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। प्रपात सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा संगमरमर की रॉक के कारण, तो ये बड़ा टूरिस्ट पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण और जीके की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स मैप में देखेंगे अपन चोटी जो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पर जो चोटियाँ हैं और जो दर्रे हैं वेस्ट कोस्ट पर, उनका बाद में उस नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपने राजमहल हिल्स का अध्ययन किया, अभी देखा था अपने कांगो की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। इसके अंदर जो 2 पार्ट इसके अंदर नर्मदा रिवर नर्मदा, ठीक है, और दोनों की दोनों पहाड़ियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पहाड़ियाँ, इनके मध्य के अंदर ये नदी बहती है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन की है। महादेव, मैकाल, अजंता रेंजेस, बालघाट रेंजेस आदि। नौ अरावली जो राजस्थान में है, जैसा आपने कहा था कि इस क्षेत्र के अंदर ही ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, इसका कोटा और उसके नीचे का भाग जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 880 किलोमीटर। आबू के निकट गुरु शिखर ने पढ़ा है, सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अरावली इसका विस्तार से विभाजन करते हैं। अरावली श्रेणी जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ द अरावलीज के अंदर आता है।
इसके पश्चिम की नदियाँ जैसे माही, लूनी जो निकलती है अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर जो मुख्य रूप से बनास नदी निकलती है, जो चंबल की एक सहायक नदी है। ये ऑल आर सीजनल रिवर्स जो मौसमी हैं और वर्षा ऋतु के अंदर पानी इनके अंदर मिलता है, बाकी ये वर्ष पर्यंत जो है सूखा रहता है। और लास्ट में आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इस पठार का महत्व क्या है, जो अपन ने अपने डिस्कस किया था कि ये लवा निर्मित चट्टानों से निर्मित है, तो इसके अंदर लौह धातु की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर नदियों ने घाटियाँ जो है काफ़ी विस्तृत बना रखी हैं। इसके आधार पर इसकी महत्व है। पहला जो इम्पोर्टेंस आता है, प्रायद्वीप जो है अपन ने डिस्कस किया था, बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त है, लावा निर्मित चट्टानों से बना है। और फिर जब लावा निर्मित होगा तो काली मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी होगी तो कपास और गन्ने की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल दशाएं इस क्षेत्र के अंदर मिलती हैं। प्रायद्वीप स्थलाकृतिक जो है वो अपने डिस्कस किया है, जल क्योंकि सारा पहाड़ी भाग है, कठोर भाग है, तो जल विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए बड़े अनुकूल दशाएं यहाँ पाई जाती हैं। परंतु इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि जो पानी जो है वो मौसमी नदियों से मिलता है, तो वर्ष पर्यंत जो है वो जल विद्युत उत्पादन करना संभव नहीं होता। पेरेनल रिवर नहीं है जैसे कि हिमालय से निकलने वाली रिवर थी। यहाँ पर जो सीजनल रिवर्स हैं और पानी की मात्रा जो है वर्ष में समय के आधार पर उसमें परिवर्तन आता है। वर्षा ऋतु में बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जो विंध्याचल पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण के मध्य एक प्राकृतिक जल विभाजक, ये अपन ने डिस्कस किया था। और इसका बाद अभी जब ड्रेनेज में पढ़ेंगे तो उसमें फिर करेंगे कि ये नेचुरल डिवाइडिंग लाइन बन जाती है, प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप विंध्याचल के दक्षिण में स्थित भूभाग के लोगों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान क्षेत्रीय विविधों सहित विकसित कर ली है। थैंक यू।